नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2026 का, उसको आधार बनाते हुए इसके कम से कम 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा एक्सट्रीम वर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम आ गया तो वो गलत हो गया। अपन इस तरीके की चीज़ों को तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन आपको रियल टाइम किस तरीके से सोचना है कि कैसे इसमें एलिमिनेशन लगाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को पेपर के साथ में और सवाल के साथ एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एलिमिनेशन का प्रॉपर अपन ने कोर्स लॉन्च कर रखा है ऐप पर। ठीक है, ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखी है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी हमने कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया है उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम रह रहा है, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन से अपन एक्स्ट्रा 15 से 20 सवाल सही कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं रैंडम कोई भी सवाल नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक सवाल में बाल की खाल निकालते हुए एलिमिनेशन लगा रहा, नहीं। मैं सिर्फ 22 क्वेश्चन ऐसे लिए जहां पर सच में एलिमिनेशन आपकी लॉजिकल थिंकिंग से, आपकी स्मार्ट गैसिंग से उन चीज़ों को लगाया जा सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में या फिर किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर है। नागर शैली आपको पता है उत्तर के जितने भी मंदिर है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, फिर दक्षिण में द्रविड़ शैली पाई जाती है और जो भी मध्य भारत के जितने भी मंदिर है उसमें वैश्य शैली पाई जाती है। इतना आपको आइडिया होगा। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। जैसे ही आप चौथा ऑप्शन देखोगे, विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल। विरूपाक्ष आते ही आपको पता है ये साउथ का मंदिर है। ठीक है, इतना तो पता है कि बस ये साउथ का है, ये नॉर्थ का तो नहीं है विरूपाक्ष मंदिर। तो चौथा स्टेटमेंट आते ही गलत, आपका डी हो गया, निकल गया। ठीक है, अब आपको एक चीज पे ध्यान देना, जो दशावतार मंदिर है ना, अपन शुरुआत में देखते हैं जब अपन मंदिर स्थापत्य पढ़ते हैं ना, तो नॉर्थ में देवगढ़ में जो आरंभिक जो मंदिर बने थे, छोटे मंदिर, उसमें दशावतार मंदिर सबसे पहले मंदिरों में से एक है। इतना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दशावतार मंदिर तो ऑब्वियसली नागर शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जिसमें तीसरा नहीं है उसको हटा दो, तो पहला हट गया। ठीक है, अब ठीक है, हाँ पहला ऑप्शन हट गया। अब बादामी चालुक्य जो थे वो कहीं ना कहीं साउथ वाली जो मंदिर स्थापत्य शैली थी उनको अपना रहे थे। एहोल महाराष्ट्र का। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने अगर कुछ भी नहीं देखा होगा तो कैलाशनाथ मंदिर देखा होगा। ठीक है, जो कि एक पत्थर को पूरा काट करके बनाया है, वो एहोल रीजन में है। ठीक है ना, तो उससे आपको दूसरा तो पता चल गया कि ठीक है हो सकता है, और दो आपको तीसरा जब सही निकल गया और पहला और चौथा अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपको दूसरा निकालना है। एहोल महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो वहां पर जो कैलाशनाथ मंदिर वगैरह है, तो उससे अपन समझ सकते हैं कि हाँ इस रीजन में जरूर जो नागर शैली है वो विकसित हुई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहला और दूसरा और तीसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें एक नया पैटर्न इस बार देखने को मिला था। कैसे, पहले आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस से कुछ और विकल्प आपके लिए ऑप्शंस बनाए हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 3 स्टेटमेंट को बेस बना करके 3 विकल्प बनाए उन्होंने, और फिर इन 3 विकल्प को बेस बना करके आपके फाइनल जो ऑप्शन है वो बनाए। तो ये 3 स्तरीय जो आपकी ऑप्शन फ्रेमिंग वाली जो भी पद्धति थी ना, उसको इस बार अपनाया गया था। अब इसमें जो सवाल है उसको देखते हैं कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कथन फर्स्ट संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। ठीक है, दूसरा कथन पढ़ते हैं। कथन जो सेकंड है, पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि घरों में तकली की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है किंतु चरखे की अनुपलब्धता है। ठीक है, मतलब छोटे स्तर पर तो कताई हो रही थी लेकिन चरखे नहीं थे, बड़े स्तर पर नहीं हो रही थी। तो पहला कथन है वो क्या संकेत कर रहा है कि कताई घर पर किया जाने वाला श्रम साध्य काम था। ठीक है ना, पहला सही है। भाई जब चरखे नहीं है तो वो बड़े स्तर पर तो काम नहीं होता था, तकलियां होती थी, घर पर काम होता था। ठीक है, तो श्रम साध्य होता था, घर के जो सारे परिवार के सदस्य मिलकर के काम कर रहे थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। आगे समझ में दूसरा दूसरा कथन क्या कह रहा है कि भाई ऑप्शन क्या कह रहा है कि कथन सेकंड हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार की ओर संकेत करता है। दूसरा क्या था कि हड़प्पा में बाट व्यवस्था जो थी, मापन के जो भी पैमाने थे, उनकी खोज हुई थी, तो उससे कहने की जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो तो मिलेगा ही। ठीक है ना भाई, उन्होंने मानकीकृत अगर बाट बनाए थे तो उससे क्या लगता है वो मतलब कोई मंदबुद्धि व्यक्ति तो नहीं बना सकता, उनके पास वैज्ञानिक ज्ञान रहा होगा। ठीक है, तभी उन्होंने विकसित किए होंगे एक एक जैसे माप। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ वैज्ञानिक ज्ञान की बात करता है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि
कथन जो थर्ड है वो साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। मतलब सभी के सार्वजनिक जो संपत्ति थी उसके विकसित होने की तरफ मतलब आपको बात कर रहा है वो स्टेटमेंट। अब तीसरी है क्या, क्या तीसरी स्टेटमेंट में साझी संपत्ति की बात हो रही है या फिर नहीं हो रही। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अपेक्षाकृत जो विस्तृत प्रांगण थे घर के, उनके पकी हुई ईंटों से निर्मित थे और जिनके अपने कुएं होते थे, स्नान स्नान करने के अपने चबूतरे हुआ करते थे और बड़े कमरे हुआ करते थे। अब यहाँ पर सारा निजी मामला बताया है कि उनके खुद के कमरे हुआ करते थे, खुद के स्नानागार हुए होते थे। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विकल्प क्या कह रहा है कि साझी संपत्ति की व्यवस्था नहीं भाई, इसमें आपको एट द एंड निजी संपत्ति की व्यवस्था बता रहा है, साझी संपत्ति की व्यवस्था नहीं है। तो तीसरा तो हो गया गलत। इस हिसाब से अगर दे तो तीसरा ये हटते ही केवल पहला और दूसरा हो जाएगा सही। अब ये इस तरीके के नए पैटर्न को, ऑप्शन फ्रेमिंग के नए पैटर्न को आपको समझना है कि किस तरीके से नए ऑप्शन बन रहे हैं। नहीं तो आप एग्जाम में अगर ये इस सवाल को देखते तो पता नहीं क्या सवाल बन गया, इसका आंसर कैसे निकलेगा वो भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शंस के लिए आपको तैयार रहना है कि हाँ ऑप्शन फ्रेमिंग बदल भी सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जहां पर एलिमिनेशन की कुछ चीजें अप्लाई हो रही है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 में एक चीज है कि आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है उसको देखना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, सवाल ये है कि भाई 1856 में जो अवध का एनेक्सेशन हुआ था, अवध को शामिल कर लिया था ब्रिटिश शासन में, उसके तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में कौन कौन से कथन सही है वो बताना है कि अवध में उसके बाद में ब्रिटिश ने किस तरीके से नीतियों में परिवर्तन किया। तो आप सोचिए, अवध को अपने कब्जे में कर लिया तो मतलब ऐसी व्यवस्था तो नहीं अपनाएंगे कि अवध आजाद रहे, अवध को तो गुलाम बना करके रखना है। लेकिन पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ध्यान से पढ़िए, तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और किले बनाने का अधिकार दे दिया। आप सोचिए, किसी की भू संपत्ति तो आप जब्त कर रहे हो, मान लीजिए मेरे पास से जमीन तो उन्होंने हड़प ली, लेकिन मेरे पास हथियार रख रहे हो। भाई मेरी कोई जमीन लेकर के जा रहा है और अगर मेरे पास हथियार उसने रख दिए तो मैं मतलब काम तमाम कर दूंगा ना उसका। मतलब गुस्सा तो होगा ना उस टाइम, तो क्या ही लॉ एंड ऑर्डर था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मेरी भू संपत्ति तो तुम जब्त कर रहे हो, लेकिन मेरे पास में अस्त्र शस्त्र और किले बनाने के अधिकार को छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली स्टेटमेंट निकालो, आगे समझ में। अब दूसरी कॉमन है, मतलब दूसरा तो सही होगा। तीसरे को पढ़ते, ब्रिटिश तालुकदारों को हटा करके कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास रखते थे। ठीक है, उस टाइम मतलब तालुकदारों को हटा दिया गया था और कहीं ना कहीं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो रैयतों से सीधे मतलब वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है ना, तो हाँ, क्या पहला और मतलब पहला आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 21। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात कही जा रही है, देखिए। अब इसमें भी देखिए नया पैटर्न है, वही जो 3 स्तरीय जो व्यवस्था है ना पूरे ऑप्शन मेकिंग की, उसको एक साथ अपन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए पहले कथन को पढ़ लेते हैं कि भाई पहला कथन किस तरीके से बात को रख रहा है। ठीक है, इससे बढ़िया अपन पहले ऑप्शन को ही पढ़ते हैं ना, विकल्प को पढ़ते हैं, जिससे और थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, कथन सेकंड, कथन कथन जो फर्स्ट है वो कथन सेकंड का आनुभाविक रूप से समर्थन कर रहा है। कैसे कर रहा है देख लेते हैं। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपको मतलब जलवायु परिवर्तन पर जो भारत की अनुक्रिया है उसके संबंध में कुछ ऑप्शन दे रखे, तो उसको पढ़ लेना है। तो भारत की जो दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन वाली विकास नीति है, जो एलटी लेट्स स्टार्ट करी थी, उसका मुख्य उद्देश्य 2070 तक आपको नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करना है। ठीक है, बात सही है। अब सेकंड को कैसे समर्थन दे रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी दिखाई गई। ठीक है, तो अब जैसे 8% की दर से कम हो रहा है, तो एट द एंड अपन 2070 तक जाते जाते मतलब व्यवहारिक स्तर पर उसको हटा देंगे जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है। ठीक है, तो मतलब समर्थन कर रहा है ना कि भाई अगर 8% की दर से आपका उत्सर्जन कम हो रहा है तो 2070 तक जाते जाते नेट जीरो तो अचीव करो लोगे अगर इसी दर से अपन चले तो पहला तो सही है। ठीक है, ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी, कथन थर्ड कथन फर्स्ट में निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। अब कथन थर्ड क्या है, पहले कथन थर्ड को देख लेते हैं। अब ऑप्शंस इस तरीके से बन रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्शंस को अच्छे से। कथन थर्ड क्या कह रहा है कि जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलियंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे ही आप जलवायु अनुकूलन वाले विकास को आप अपनाओगे
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अनिवार्य रूप से उत्सर्जन को कम ही कर देगा, ठीक है। और उसके जो लक्ष्य है ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो बहुत अल्पकाल में ही उसकी उपलब्धियां मिल जाएगी आपको, है ना। 2070 तक का अगर आपने नेट जीरो का टारगेट ले रखा है, तो अगर इस तरीके की व्यवस्था होती जिसमें अल्पकाल में आपको सारी उपलब्धियां मिल जाती, तो आप 2070 का टारगेट क्यों करते, आप 2047 का टारगेट कर लेते, ठीक है। अब 8% की दर से कम हो रहा है उत्सर्जन, तो जल्दी तो नहीं है, इतना फास्ट तो नहीं है ना। 20% के आसपास उत्सर्जन कम होता तो आने वाले कम टाइम में ही अपन बिल्कुल नेट जीरो को अचीव कर लेते, लेकिन 8% की दर कम है ना। तो वो कहीं ना कहीं अल्पकालिक रूप से तो आपकी जो उत्सर्जन की तीव्रता है उसको कम नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा सही है कि भाई कथन जो थर्ड है ना, वो कथन पहले और दूसरे में जो निहित व्यवस्था है उसका खंडन कर रहा है कि 2070 तक कहीं ना कहीं अगर आपको नेट जीरो अचीव करना है तो तीव्र गति से तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो सही चल रहा है ना। अब इससे भी आपका आंसर आ गया, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट है ही नहीं, इन्होंने पहले ही बता दिया कि दो ही स्टेटमेंट सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है ऑप्शन में, कथन सेकंड और कथन थर्ड में सम्मिलित रूप से दीर्घकालिक स्थिरता की आधिकारिकता को स्थापित करते हैं, ठीक है। कथन फर्स्ट और कथन थर्ड, देखिए कथन फर्स्ट तो 2070 तक की बात कर रहा है, लेकिन कथन थर्ड क्या कह रहा है कि आपको अल्पकालिक बताना है, ठीक है। तो दीर्घकालिक आते ही वो तो गलत हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को विरोधाभासी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर को आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि पूर्व जो वेस्टर्न हुलुक गिब्बन होते हैं उनके बारे में कितने कथन सही है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि पूर्वोत्तर भारत में एक अभ्यारण्य है, इस वानर जाति का स्पीसीज है, घर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति जो IUCN है उसकी रेड सूची में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो मतलब पूर्वोत्तर भारत में एक वाइड प्रोस्पेक्टिव दे दिया, वाइड रेंज में आपको एरिया दे दिया कि भाई पूरे पूर्वोत्तर भारत में कोई एक अभ्यारण्य है जहाँ पर ये पाया जाता है। तो हो सकता है ना, मतलब हुलुक गिब्बन जो बंदर होते हैं वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो एक न एक अभ्यारण्य में तो मिल ही जाएंगे। अभ्यारण्य का अगर नाम दे देते तो स्पेसिफिक हो जाता, वहां पर वो घुमा सकता था, लेकिन इसमें बोल दिया कि भाई पूर्वोत्तर भारत है और उसमें से कोई एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर ये पाया जाता है, तो बहुत वाइड रेंज में आपको मतलब सवाल दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो पहला तो सही है, उनके पास विशिष्ट बैक्रिएशन की क्षमता है और वे आसानी से पेड़ों पर झूल सकते हैं, देखिए। अब ये उनकी विशेषता बता दी, और विशिष्टता हो उद्देश्य हो उसमें लगभग थोड़ी बहुत सही होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कैसे विरोधाभास है उसको समझना है। यहाँ पर तो बोला है कि भाई उसमें बैक्रिएशन की क्षमता होती है ना। अब बंदर पेड़ों पर झूल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनका वजन थोड़ा कम ही होगा, तभी वो पेड़ों की डालों पर झूल रहे हैं, नहीं तो ज्यादा वजन होता तो वो गिर जाते, समझ रहे हो ना, मतलब गिर जाते क्या, टहनी टूट जाती, कुछ भी हो जाता, इस तरीके से समझना। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट देखिए, गोरिल्ला की बात है। अब गोरिल्ला कितना बड़ा बंदर होता है आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि गोरिल्ला की बात वे मजबूत होते हैं, स्थूलकाय होते हैं और वे असाधारण रूप से फुर्तीले और वृक्षारोही होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि गोरिल्ला इतना फुर्तीला नहीं होता, गोरिल्ला पड़ा रहता है। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे ना रील वगैरह में, तो अभ्यारण्य में गोरिल्ला पड़ा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा मतलब फुदुक फुदुक करके इधर उधर जा रहा है, वो छोटे बंदर ही कर सकते हैं। तो तीसरा तो हो जाएगा गलत, तीसरा गलत होते ही पहला और दूसरा आपने पहले ही सही कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से समझना, मतलब बिल्कुल जनरल सेंस में सवाल को लेकर के चलना है, तभी जाकर के आपके एलिमिनेशन लगेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से जलवायु अनुकूलन के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस के संदर्भ में गरान, देखिए किस तरीके की टर्मिनोलॉजी आती है, इसकी इंग्लिश भी समझना है। गरान यानी कि मैंग्रोव वन, जो कि पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। मतलब जो मैंग्रोव वन है उससे पारिस्थितिकी संरक्षण कैसे होगा वो आपको बताना है इन स्टेटमेंट के थ्रू। तो जहां पर पारिस्थितिकी संरक्षण की बात होगी वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और जहां पर पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके संरक्षण की बात नहीं होगी वो गलत हो जाएगा। तो देखिए जो ज्वारीय वन है या फिर जो कहीं ना कहीं मैंग्रोव है वो ज्वारीय ऊर्जा को कम करते हैं, ठीक है। मतलब जो ज्वार आता है उसकी स्पीड को कम कर लेते हैं, सही बात है। जो अलवण जल है उसका संचयन करते हैं, ठीक है, बात ये भी सही है। जो उन्हें अलवणीय ज्वार नदमुखी कटिबंधों में जो धान की खेती है उसके लिए आदर्श स्थल बनाते हैं, ऐसा गलत है। आप सोचो ज्वारीय जो मतलब कहीं ना कहीं जो गरल वन होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं, वहां पर आपको धान की खेती, ऐसा नहीं है कि मतलब धान की खेती के लिए आप यहाँ पर समझिए ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की बात कर रहे हो। तो अगर आप धान की खेती करोगे वहां पर कुछ ना कुछ तो पेड़ की कटाई होगी, अगर थोड़ा खेत मतलब आपको बनाना है तो, क्योंकि पेड़ों के बीच में तो कैसे उगाओगे उसको, उनको उखाड़ने में भी मतलब आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्वारीय ऊर्जा भी कम कर रही है, ठीक है, लेकिन आप वहां पर धान की खेती उगाने के लिए आदर्श स्थल इसको नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आदर्श स्थल बनाना है आपको तो वहां के जो भी पेड़ है उनको काटना पड़ेगा, खेत बनाने पड़ेंगे। पहला हो गया गलत। पहला गलत होते ही पहला और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। तीसरा अपने आप में इन्होंने सही माना है। दूसरी स्टेटमेंट देखनी है, इनकी जो लवण संवेदी जो जड़ें होती है वो समुद्री जल को छानती है। ठीक बात है, ठीक है। इस प्रकार तटीय भूमि को अलवण जलीय कृषि, वापस एक्वाकल्चर आ गया, एक्वाकल्चर में परिवर्तित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। अरे यार, खेती उन वनों में करोगे, वनों में खेती करना का मतलब क्या है? आप कहीं पर भी अगर खेती कर रहे हो जंगलों में तो वन काटने ही पड़ते हैं आपको, एक भी वन काटना पड़ गया आपको, मतलब इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसका संरक्षण तो नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों कथन हो जाएंगे गलत, तो केवल तीसरा हो जाएगा इसमें सही। आगे समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए, विजिन जाम जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन है वो भारत के समुद्री व्यापार और जो लॉजिस्टिक जो नीति है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए किस किस रूप में सहयोग करता है उसको बताना है। ठीक है, पहला पढ़िए। पहला क्या कह रहा है, तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में कार्य करना। केवल आते, मैंने क्या बोला, जब भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम आ जाए उसको हटा ही देना। ठीक है, पहला आते ही हटा दिया उसको। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, मुख्यतः यात्री क्रूज पर्यटन और विरासत पोत परिवहन पर केंद्रित करते हुए एक समुद्री विरासत गंतव्य के रूप में केरल की पहचान को बढ़ाना। ठीक है, पहली बात तो जो ये जो पोत था वो कंटेनर बंदरगाह है। अब देखिए, आप अगर कोई बड़ा पोत विकसित कर रहे हो, मतलब पोर्ट विकसित कर रहे हो, और वो भी यात्री क्रूज पर्यटन के लिए, मतलब भारत में व्यापार को पहले नंबर पर रखा जाता है। ठीक है, और एक बड़ा पोर्ट विकसित कर रहे हो, क्यों? क्योंकि क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। हो नहीं सकता ना, मतलब आपको समुद्री व्यापार बनाना है। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, है ना। पहला और दूसरा निकलते ही आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजों को आपको थोड़ा बहुत पहचानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको देख लेते हैं कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सही नहीं है। इधर ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, उस पर भी ध्यान देना। वो भी एक दो सवाल आपके गलत करवा देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। 26वां क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक बात है, इसमें 8 राज्य है प्लस एक यूटी है जिसके साथ में यूपी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो हट गया। अब तीसरा मतलब सही नहीं है, इन्होंने मान लिया कि भाई सिक्किम एकमात्र राज्य जो केवल एक अन्य भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो ये गलत है, क्योंकि मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जो केवल एक ही राज्य के साथ में, जो कि असम है, जिसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं, सभी भारतीय राज्यों में से राजस्थान सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो गलत है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और वो बांग्लादेश के साथ में अराउंड 2216 किलोमीटर के आसपास की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन गलत हो गया, तो सी हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयांग झील में अमूर फाल्कन, जो अमूर बाघ होते हैं, बाज जो होते हैं, उसके आगमन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के अगर पंछी आ रहे हैं तो इनके संदर्भ में स्टेटमेंट बताइए, उसमें से बताना है कि आपको कितने कथन सही है इसमें से। ठीक है, एलिमिनेट करना है आपको सबसे पहले, तो तीसरी स्टेटमेंट पढ़िए। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पुष्टि करता है कि अमूर फाल्कन जो होते हैं उन्होंने अनुकूल आवास संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत को स्थायी निवास, रेजिडेंस के रूप में अपना लिया है। अगर भाई स्थायी निवास के रूप में अपना दिया है तो वो प्रत्येक वर्ष क्यों आ रहे हैं? मतलब अगर आ रहे हैं तो वापस जा रहे होंगे, तभी तो वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, उनको क्या पता कि यहाँ पर कोई दोयंग झील है। ठीक है ना, वो तो जो आ गए वो वहां पर स्थापित हो गए। मान लीजिए 100 अमूर फाल्कन आए थे, वो वहीं पर रह गए दोयंग झील में, तो उसके बाद दूसरे पंछियों को कैसे पता कि यहाँ पर कोई अपने रहने लायक जगह भी है? तो कुछ तो वापस जाते होंगे, तभी नए पंछी लेकर के आते हैं। मतलब उनका भी तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती होगी ना, कि भाई वो बताते होंगे कि वहां पर कुछ रहने जैसी जगह। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्थायी आवास के रूप में चुन लिया गया। मतलब वो डेली मतलब डेली क्या, मतलब प्रत्येक वर्ष प्रवास एक जगह से दूसरे जगह करते, मौसमी प्रवास कहते हैं इनको। मंगोलिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती होगी, ठीक है, तो कुछ महीनों के लिए वो भारत जैसी जगह पर आते हैं उस ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तीसरा गलत होते ही सी और डी तो हट गया, पहला अपने आप में सही है। दूसरा देखते हैं,
यह उन्नत ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी की वैश्विक सफलता को दर्शाता है, जो कि प्रवासी पक्षियों को अपने प्रवास स्थल पर वापस जाने का मार्ग दिखाती है। ठीक है, अब देखिए, अब उनके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है ना। अब वो केवल केवल क्या दिखाता है आपको कि पक्षियों का जो मार्ग कौन सा है, मतलब किस मार्ग से वो आते हैं, वो अपने को दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो नेविगेट कर रहा है अपने आपको कि भाई वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो पूरा नेविगेशन नहीं है, लेकिन एक मतलब अपने को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ उनका एक एक किस तरीके का पैटर्न है आने जाने का। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि भाई एक ट्रैकिंग पद्धति है उनके पास वैश्विक सफलता को दर्शा रही है कि उनके पास एक बढ़िया नेविगेशन की टेक्नोलॉजी है ना, ऐसा नहीं है। बस वो इसके मार्ग को अपन रूट को थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उनके पास पक्षियों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो नेविगेशन वगैरह को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो एक मतलब हास्यास्पद कथन है, इसको हटा सकते हैं अपन। दूसरा भी हट गया, तो केवल सही कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और इसके अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, एक एक कथन को, एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, इसके अंतर्गत जो वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास की जो पहल चल रही है, किससे सिंचित, वर्षा से सिंचित, इसके उद्देश्य बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला कथन देखिए, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एक धान्य कृषि को प्रोत्साहित करना। अब आप सोचिए, मतलब एक तो आपकी जो कृषि है वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, और आप ऊपर से क्या कर रहे हो, मोनोकल्चर को और अपना रहे हो। मोनोकल्चर तो हमेशा ही सही नहीं होता, कि भाई उससे क्या होता है, मृदा को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उर्वरता नष्ट हो जाती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक धान्य कृषि में, जैसे मान लीजिए आपने धान उगा दिया तो उससे मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, गन्ना उगा दिया पूरे खेत में, तो पानी का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मिट्टी भी जकड़ जाती है, पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो एक धान्य कृषि तो जहां पर भी आए वो गलत ही होगी। सतत कृषि बोल देते तो ठीक हो जाता, लेकिन पहला तो हो गया गलत। ठीक है, पहला और दूसरा कथन निकल गया। तीसरा इन्होंने अपने आप ही सही मान लिया है। क्या माना है कि एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना है और जलवायु संबंधी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना। मैंने क्या बोला है, जैसे ही जलवायु के संरक्षण की बात होगी, जलवायु को बदलने की बात होगी पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में, तो वो सही होगा। तो तीसरा सही हो गया, इन्होंने अपने आप में मान लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ावा देना। अरे भाई, पहले से तो तुम पूरी तरीके से सिंचाई पर निर्भर हो, और उसमें भी तुमने धान की खेती लगा दी, तो पूरा पानी क्या धान के खेत को ही देना है क्या, है ना। एक तो तुम बॉम्ब जल को निकाल रहे हो, और एक से धान और उगा रहे हो। आपके पास एक्सट्रीम मात्रा में पानी अवेलेबल हो तब तो ठीक है, धान की खेती कर सकते हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा में धान की खेती करना मतलब मूर्खता ही है ना एक तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से आप बॉम्ब जल का उपयोग कर रहे हो। जहां पर एक्सट्रीम रूप से वर्षा का पानी अवेलेबल हो, पश्चिम घाट के जो क्षेत्र है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है, वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी रहती है मानसून के समय में, तो वहां पर उगा सकते हो। एक तो मानसून भी भाई पश्चिमी भारत जो है, जिसमें पंजाब हरियाणा भी आते हैं, है ना, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, उसमें एक तो वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, और एक आप पूरी तरीके से सिंचाई पर निर्भर और उसमें भी धान की खेती उगानी है। दूसरा भी गलत हो गया, तो केवल तीसरा आंसर हो जाएगा सही, डी। ठीक है, ओके, अब 41 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। वन लाइनर में कोई ज्यादा एलिमिनेशन लगेगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ जगह लगता है हिस्ट्री में, मान लीजिए अगर आर्थिक स्थिति पे पहुंच ले और कोई मतलब आर्थिक संदर्भ में कुछ पूछ ले और उसमें कॉइन वगैरह दे रखा है, सिक्के वगैरह दे रखे, पत्तन वगैरह दे रखा है, तो वो सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। आनुवांशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में बताने कितने कथन सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, जेनेटिक जो चिकित्सा है वो संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को बदल देता है। मैंने क्या बोला, जैसे ही कहीं पे भी संपूर्ण आ जाए, एक्सट्रीम आ जाए ना, सब केवल सभी, वो गलत है। ठीक है ना, आनुवांशिक जो चिकित्सा है वो केवल जो लक्षित होते हैं ना, टारगेटेड जो फॉल्टी जीन्स होते हैं उनको लक्षित करता है। कि मान लीजिए आपके किसी भी डीएनए के किसी जीन में कहीं फॉल्ट है, मतलब उसकी वजह से आपको रोग फैल रहा है, तो उसको हटा देगा टारगेटेड, है ना, उसकी जगह नया मतलब प्लांट कर लेगा। तो उस तरीके से आपको बदला है कि भाई पूरे डीएनए को नहीं बदलेगा वो। आनुवांशिक चिकित्सा का मामला है, मतलब कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हुआ है आपके जो डीएनए सिस्टम है उसमें, तो वो लक्षित रूप से ही उसको हटाएगा। आ गया समझ में, तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, तो दूसरा और चौथा तो हट गया। पहला अपने आप इन्होंने सही मान लिया। दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ लेते। इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड जो वायरस होते हैं और लिपिड नैनोकण का प्रयोग है वो आनुवांशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल है भाई, इनकी एप्लीकेशन को बता दिया कि हो ही सकता है ना, मतलब वायरस और जो नैनोकरण का प्रयोग है उनका आनुवांशिक चिकित्सा में कहीं ना कहीं तो प्रयोग होता ही होगा। ऐसा कहना कि नहीं उसका प्रयोग होता ही नहीं है तो वो गलत हो जाएगा उल्टा।
ठीक है, तो दूसरा सही हो गया, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, सॉरी पहला और दूसरा है ना, दूसरा तो तीसरा तो अपन ने काट दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मशीन लर्निंग के संबंध में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, इनके संबंध में बताने कितने कथन सही है। ठीक है, तो अब 42वें में आपको तीसरी जो स्टेटमेंट है उसको देखना है कि एलएलएम जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, वो निष्पक्ष या फिर अनबायस्ड आउटपुट उत्पन्न करते हैं। आप चैट जीपीटी, जेमिनी को कुछ भी बात बोलना, ऐसा नहीं होगा कि वो बायस्ड नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी चीजों पर वो जरूर बायस्ड होता है। क्यों? क्योंकि यूएसए निर्मित कंपनियों द्वारा बनाया गया है, तो वो जरूर अपने देश के जो भी चीजें होंगी उसके प्रति बायस्ड होगा। ठीक है ना, दूसरे देशों के प्रति उसमें थोड़ी बहुत ऐसी नेगेटिव चीजें भी होंगी जो कि उस देश के निवासियों द्वारा उसको नहीं माना जाता है। तो ऐसा कहना कि भाई बिल्कुल ही जो लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स है वो बिल्कुल बायस्ड नहीं होते, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर 0.00001% भी वो बायसनेस दिखाता है तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो तीसरा स्टेटमेंट हटा दीजिए, पहला इन्होंने अपने आप ही सही मान लिया, दूसरा को देख लेते। एलएलएम पूर्वानुमान संबंधित त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतम के माध्यम से डेटा का संसाधन प्रोसेस करते। ठीक है, एप्लीकेशन दी है ना इसकी, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की अगर एप्लीकेशन पे बात हो रही है तो वो सही ही होती है। ठीक है, मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के बारे में बताने कितने कथन सही है। ठीक है, अब 44वां जो क्वेश्चन है इसमें पहली स्टेटमेंट में देखिए, इनमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है ताकि उनकी जो अंतर्जलीय खोज है उसको सुकर बनाया जा सकता है। अब आप बताइए, जो लाल प्रकाश होता है, रेड रेड जो लाइट्स होती है ना, अब उसकी क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है ना वो जल्दी से अवशोषित हो जाती है। ठीक है, आपने मतलब हिंदी में पढ़ा होगा, बेनिया पीनाला करके कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है जिसमें सबसे पहले ब्लू कलर होता है, उसके बाद में मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है कि भाई उस तरीके से कौन कौन से कलर होते हैं, लेकिन आप सोचो कि बेनी पीनाला, ठीक है, तो लास्ट में लाल आ रहा है, तो लाल की वेवलेंथ है ना वो, मतलब वो कहीं ना कहीं जो गमन करती है ना पानी में, हाँ बिग ब्योर कहते हैं उसको, अवशोषित जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर रेड लाइट है वो तुरंत पानी में अवशोषित हो जाएगी तो वो कुछ ही मीटर में जाने के बाद में खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कहना कि भाई वो गहरे जलों में आपको खोज करने के लिए लाल रक्त जो कलर है उसका प्रयोग हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो अवशोषण होता है वो पानी में जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो पहला निकाल दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी, विबग्योर कहते हैं इसको। ठीक है ना, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। देखिए, हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में कितने कथन सही है बताना है आपको। इसमें पहला कथन देख लीजिए कि ये डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन है जो कि प्राकृतिक गैस के पुनर्उत्पादन द्वारा बनाया जाता है। अब जैसे ही प्राकृतिक गैस आ गया वो ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको पानी में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाई जाती है, उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो पहला कथन तो हो गया गलत, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ब्लू हाइड्रोजन की डेफिनेशन है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की नहीं है, पहला निकाल दीजिए। दूसरा इन्होंने अपने आप सही मान लिया। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जो वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसका 50 MMT कम करना है। ठीक है, तो ये एकदम सही, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कम से कम अपन 50-50% तक तो पहुंच गए। उसके बाद में अगर आपको इफेक्ट पता है तो आप आंसर को सही निकाल लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपन 50 निकालते हैं। देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में बताइए कितने कथन सही है। इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी, इसमें एलिमिनेशन ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में बताइए कितने कथन सही है। पहला कथन है, इसे भारत सरकार के पत्तन और पोर्ट परिवहन और जलमार्ग जो मंत्रालय है उसके द्वारा बनाया गया। तो पहला गलत है, क्यों? क्योंकि इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जहां पर भी देखिए मैंने क्या बोला था, मंत्रालय वगैरह जाते हैं वहां पर मोस्टली गलत ही होते हैं, यहाँ पर मंत्रालय पूछ लिया, गलत है। ठीक है, पहला निकाल दो, आ गया आंसर आपका बी। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट गलत मानने पर आपका सवाल निकल गया, भले आपको दूसरा और तीसरा पता है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन काम करता है। 52 नंबर सवाल देख लेते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है यार। ठीक है, इसको छोड़ते एक बार, क्वेश्चन नंबर 55 निकालते हैं।
देखिए, अब भारत के संविधान के संदर्भ में बताने कितने कथन सही है। अब यहाँ पर एक चीज पर गौर करना, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है और ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तीनों में ही एक्सट्रीम बात है, तो तीनों ही हो जाएंगे गलत। मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम आते ही काटो, भले ही आपके एक दो सवाल गलत भी हो जाएंगे लेकिन आपको पॉजिटिव मिलेगा, एवरेज आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जिन आंसर्स को आप छोड़ करके आने वाले थे, जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे, उनको अटेम्प्ट करके आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बस इस तरीके की अगर नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रही है तो उनको काटो। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत में एससी एंड जो एसटी है इसके संबंध में कुछ उपबंध दे रखे, उनके बारे में बताना है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में बताया गया है। भाई ये 6th शेड्यूल में है, ठीक है, 5th में नहीं है। 5th में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में बात करता है, तो पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, तो स्टेटमेंट विकल्प देखिए, दोनों कथन, दो कथन सही है जिसमें दूसरा कथन सही है। ठीक है, इसको अपन नहीं निकाल सकते अभी फिलहाल। दो कथन सही है जिसमें 1 और 3 है गलत, पहला तो अपना गलत मान लिया। सभी कथन सही है तो ये भी गलत है। तो अब ए और सी में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जब भी वुमेन, जनजातियां, ठीक है, एसटी, एससी, इनके इनके कल्याण की बात अगर आ रही है तो वो लगभग सही होती है 99% केसेस में। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, भारत की कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन पर आय कर है ना उसमें से छूट प्राप्त है। ठीक है ना, सही बात है, एकदम सही बात है। आपको नहीं भी पता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट क्या कौन सी धारा है, क्या है, नहीं पता लगाना। ठीक है ना, आपको बस है कुछ दे रखा है, जनजातियों के कल्याण की बात हो रही है क्योंकि उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, तो स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में एसटी और एससी, ठीक है, एससी और एसटी के स्त्रियों के लिए पंचायतों में सीटों को आरक्षित किया गया है। अब भाई स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये ऐसा बनता है स्टेटमेंट कि नहीं उनके लिए आरक्षित सीटें नहीं है तो गलत होता। ठीक है ना, तो दूसरा और तीसरा सही है और इसमें से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, दो कथन सही है। ठीक है ना, दो कथन सही है जिसमें कथन दो शामिल है, तो ए हो जाएगा आंसर। आगे समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 देख लिया आपने। 58, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, भारत की संसद की अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी के कल्याण संबंधी जो समितियां हैं उनके बारे में आपको बताना है कितने कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है। ठीक है ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। देखिए, संसद में पूछे जाने वाले जो सवाल है उसके बारे में बताना है कितने कथन सही है। अब इन दोनों को स्वैप कर दिया है। अतारांकित प्रश्न होते हैं ना, वो लिखित इस पे आंसर मिलता है आपको। ठीक है, और इसमें कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपने किसी को लिख के आंसर दे दिया, अब उसमें वापस तो सवाल नहीं पूछेगा, वो भी लिख करके वापस कि भाई ये लिख करके सवाल है, इसका लिख करके जवाब दो। ठीक है ना, गलत बात है। तो अतारांकित मतलब कि लिखित होते हैं जिसका पूरक प्रश्न उस पर नहीं मिलता। तारांकित यानी मौखिक प्रश्न होते हैं, और मान लीजिए मैंने कोई सवाल पूछ लिया, सामने वाले ने जवाब दिया, मैंने उससे तुरंत ही मौखिक रूप में दूसरा सवाल पूछ लिया, तो इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते, इस पर नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, तो दोनों को स्वैप कर दिया, तो पहला और दूसरा तो गलत है, तो तीनों कथन सही है, ये भी गलत है। दो कथन सही है, गलत है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, सी हो गया आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसमें कुछ एलिमिनेशन वगैरह लग रहा है थोड़ा बहुत, उसको देख लेते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन में अगर बाल की खाल निकालने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एलिमिनेशन निकल जाएगा, लेकिन अपन ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सच में लग रहा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब स्टेटमेंट तीसरी को देखिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधित जो आरजीएसए है वो केंद्रीय वित्त पोषित का 100% हिस्सा देती है। गलत है भाई, एक तो केंद्र सरकार क्या करती है, कोशिश करती है कि वो केंद्र प्रायोजित योजना को लॉन्च करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि केंद्र को पैसा कम देना पड़ेगा और राज्य भी उसमें 40% के आसपास सहयोग दे देगा पैसे का। और आप ये कह रहे हो कि भाई सभी राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्र जितने भी है यूटीज है उसमें इस तरीके की योजना, ग्राम स्वराज योजना गांवों गांवों तक के स्तर पे, तो कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका होती है, और गांवों तक भी कोई भी योजना अगर आप लॉन्च कर रहे हो और वो उसमें भी केंद्र पूरा पैसा देगा, और पूरी रियलिटी यही है कि केंद्र पैसा देने से बचता है।
ठीक है, तो 100% अगर विद की बात करिए तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसने अपने आप ही सही मान लिया। पहला देख लेते हैं कि इसके क्रियान्वयन की अवधि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की थी। तो इसमें जो आंसर है, मैंने बताया था कि भाई अगर इस तरीके के फैक्चुअल चीज़ें आ जाए, फैक्ट पूछ ले, तो उसको गलत मानना है, केवल बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 75, यूरोपीय संघ का कौन कौन से सदस्य है? देखिए बहुत सिंपल सवाल है। बेलारूस ईयू में तो शामिल नहीं होगा क्योंकि रूस का करीबी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड हमेशा अपने मतलब स्वायत्ता के लिए जाना जाता है कि किसी भी गुट के साथ में कभी शामिल नहीं हुआ। तो स्विट्जरलैंड और बेलारूस ऐसे देश है और जो कि अभी तक किसी के साथ में मतलब ईयू के साथ में अभी तक शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला हटा दो और चौथा भी हटा दो, दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, और स्विट्जरलैंड तो अलग से दिखता है, मतलब बिल्कुल यूरोप के सेंटर पॉइंट में है और अलग से दिख जाता है कि हाँ ये यू में शामिल नहीं है, अगर आपने यू वाला मैप देखा होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, देखिए, हाँ ये रहा। अब देखिए, यूपीआई और जो सीबीडीसी है, ई रुपया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं निकालना है, बाकी 3 सही होंगे, एक गलत हो जाएगा। तो यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, किंतु डिजिटल रुपया है वो सॉवरेन कागजी मुद्रा है। सही बात है, कागजी मुद्रा के सदृश है। मतलब आपने यूपीआई से तो टोटल आप मतलब तुरंत पेमेंट कर सकते हो कि आप कोई दुकान पे गए, आपने यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर दिया। लेकिन सीबीडीसी है ना, वो जो आपके पास में जो कागज है, पैसा, उसका डिजिटल फॉर्म है ओनली फॉर। उसमें ना तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ना कोई ऐसा अलग से कोई प्रोविजन है। जो आपके पास कागजी मुद्रा है उसका डिजिटल रूप ही सीबीडीसी है, सिंपल। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, यूपीआई के मामलों में धन को जैसे ही नामे डाला डेबिटेड जाता है तो जमा क्रेडिट किया जाना अंतिम उपभोक्ता के लिए निपटान के लिए तत्काल हो जाता है। ठीक है, किंतु डिजिटल रुपये के संबंध में निपटान जो है वो शेष वॉलेट शेष। ठीक है, सही बात है। मतलब यूपीआई में ट्रांजेक्शन होगा टोटल, मान लीजिए मेरे में से मेरे में क्रेडिट हो गया कोई पेमेंट, तो किसी में से डेबिट होगा मेरे में, तो वो रियल टाइम पेमेंट होता है। ठीक है ना, किसी से भेजा गया तो मेरे पास से वो कट हो जाएगा, सामने वाले में पहुंच जाएगा। ठीक है, यूपीआई लेन देनों को बैंकों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उन्हें बैंकों के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु डिजिटल रुपये के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि लेन देन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। ठीक है, सही बात है भाई, वॉलेट से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना वो बैंक डिटेल्स में नहीं जाता। ठीक है ना, इसीलिए आपको प्रॉपर केवाईसी करवाई जाती है वॉलेट की, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड बढ़ जाते हैं। वॉलेट में पैसा रखते हैं वो बैंक ट्रांजेक्शन में नहीं आता। ठीक है, तीसरी भी सही है। चौथा क्या, दोनों ही मामलों में यूपीआई और डिजिटल रुपया उसमें उपयोगकर्ता और उसके संबंधित बैंकों पर देयता होती है। चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि यूपीआई के मामले में तो संबंधित जो भी बैंक होगा ना उसमें लाइबिलिटीज होगी कि उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल रुपया किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत नहीं आता। ये किसके अंतर्गत आता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई की देयता होती है, संबंधित बैंक की नहीं होगी। ठीक है ना, तो लाइबिलिटीज सीबीडीसी के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बैंक की है, आरबीआई की है, जबकि यूपीआई के मामले में शेड्यूल कमर्शियल बैंक से जो भी मतलब जुड़े हुए होते हैं यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन, उनकी होती है। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा गलत इसमें। तो ये तो प्रॉपर आपका मतलब नॉलेज ही है इसमें तो। और लास्ट अपन देख लेते हैं, एक 99 नंबर क्वेश्चन और है, बाकी इसको डिटेल में अपन ऐप पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी के बारे में बताइए कितने कथन सही है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट संख्या 3 देखिए, क्या कह रहा है? एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग है और स्वयं के आहरित चेक भी जारी कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, जो एनबीएफसी है वो स्वयं के जो चेक है वो जारी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सिर्फ बैंक होते हैं ना, बैंक वो ही चेक जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया गलत, तो पहला सॉरी दूसरा और चौथा निकल गया। चौथा इन्होंने अपने आप सही मान लिया, तीसरे के साथ साथ दूसरा भी निकल गया। तो पहला पहला देख लेना, पहला सही है कि नहीं है। पहला क्या, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो एनबीएफसी होती है वो मांग जमा स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तो गलत है, मतलब ये सही है, सॉरी। एनबीएफसी एनबीएफसी जो होती है ना वो डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती आम लोगों से। मतलब आप पैसा जा करके जमा नहीं करवा सकते एनबीएफसी से। आप बैंकों में जरूर जा सकते हो, लेकिन एनबीएफसी में आप पैसा जमा नहीं करवा सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला और चौथा हो जाएगा सही। इस तरीके से अपन ने कुछ 20-22 क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू देखा है, बढ़िया तरीके से, एकदम लॉजिकल थिंकिंग है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फैकालॉजी कर रहे हैं और कहीं पर भी एलिमिनेशन लगा रहे हैं। इसका डिटेल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप पर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।